सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लांट न्यूट्रिएंट चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 क्लास हो चुकी है। अब तक की इन क्लासेस के अंदर हमने प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा कि इस अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कंपोजिशन है उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 106 एलिमेंट्स होते हैं। उन 106 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के नरिशमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स में से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल होते हैं। इस वजह से ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है। अब तक खोजे गए न्यूट्रिएंट एलिमेंट में से 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे हैं जो प्लांट के लिए क्या है, एसेंशियल है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो है वो किसने दिया था, आर्नोन और स्टाउट ने दिया था 1939 में। मॉडिफिकेशन आर्नोन ने किया था, जबकि डेफिनेशन ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, निकोलस ने दिया था 1961 ने। यहाँ तक क्लियर है। तीनों क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आपको पता है। उसके बाद हमने बात किया था कि किस तरीके से हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन से पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात आए तो कितने हैं, 17 है। मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात आए तो 14 है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात आए तो 21 है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात आए तो 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, कौन बताएगा कि नंबर ऑफ मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है वो कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ। 14 होते हैं, 17 होते हैं, 21 होते हैं या 4 होते हैं? वेरी गुड, 21। क्योंकि फंक्शनल न्यूट्रिएंट एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट बोलते हैं। कि एनी एलिमेंट या एनी न्यूट्रिएंट एलिमेंट व्हिच पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 21 क्या है, हमारे मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। क्लियर हुआ। फंक्शनल न्यूट्रिएंट एलिमेंट टर्म जो है वो निकोलस ने दिया था 1963 के अंदर। फिर हमने हमारी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा कि किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा था वो बेस्ड ऑन दी अमाउंट, यानी प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हमने कहा कि यदि प्लांट का ड्राई वेट केजी में है, किसमें है, केजी में है, और कोई न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अगर 1000 ppm से अगर ज्यादा है तो उसे हमने क्या कहा था, मेजर कहा था। और 1000 ppm से अगर कम है तो माइनर या माइक्रो या स्पोर्स या ऑलिगो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा था, जो कि 8 होते हैं। क्लियर हुआ। या फिर हमारे प्लांट का ड्राई वेट अगर ग्राम में है, किसमें है, 1 ग्राम में है, तो किसी भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कंसंट्रेशन 1 ppm से अगर ज्यादा है तो मैक्रो मतलब मेजर है, 1 ppm से कम है तो माइक्रो है। ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से मैंने एक और टर्म आपको बताया था कि ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, सोइल हो या वाटर हो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट एलिमेंट या कोई एलिमेंट 1 ppm से कम कंसंट्रेशन में अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मेजर होता है, एक आपका माइनर होता है। माइनर के हम ओलिगो बोलते हैं, स्पूर्स बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। इसमें 8 आते हैं। 8 में कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मोलिब्डेनम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, बोरोन होता है और निकल होते हैं। अगर हम बात करें मेजर की, तो मेजर को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट वन बेसिक या स्ट्रक्चर या फंडामेंटल, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जो प्लांट के ड्राई वेट का 96% पार्ट को कवर करते हैं। कार्बन कितना परसेंट होता है, 45%, जबकि हाइड्रोजन कितना होता है, 6%, ऑक्सीजन कितना होता है, 45। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर कार्बन जाएगा। प्राइमरी के अंदर हमने बात किया था, प्राइमरी ग्रुप के अंदर NPK आता है, सेकेंडरी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन हमने मोबिलिटी के बारे में बात किया था। मोबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमने सोइल के अंदर मोबिलिटी की बात की थी। इससे पहले हमने बात किया था कि प्लांट जो है किस न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में अपटेक करता है, ये चीज क्लियर थी। इसके अंदर हमने कहा मोबिलिटी के अंदर सोइल की जब भी हम बात करते हैं तो सोइल की नेचर कैसी होती है, क्ले मिनरल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और क्ले मिनरल पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी न्यूट्रिएंट जिसे प्लांट पॉजिटिव फॉर्म में अपटेक करता है, प्लस चार्ज के रूप में अपटेक करता है, जैसे ही हम उसका सोइल में एप्लीकेशन करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और वो न्यूट्रिएंट किस नेचर का हो जाएगा, लेस मोबाइल। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिनको प्लांट प्लस की फॉर्म में अपटेक करता है वो किस में आते हैं, लेस मोबाइल आते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका, मैग्नीज है। जबकि हम बात करें फास्फोरस और जिंक की, तो ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होने की वजह से क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। और जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिन्हें प्लांट नेगेटिव फॉर्म में अपटेक करता है वो किस रूप में होते हैं, आपके मोबाइल नेचर के होते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, यदि आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन, क्या पूछा जाए, नाइट्रोजन। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो 2 फॉर्म में अपटेक करता है। किस किस फॉर्म में, NH4+ और NO3- के रूप में। जिसे NH4 जो प्लांट NH4+ के रूप में अपटेक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमीनोफिलिक कहा जाता है, और जिन्हें नाइट्रेट के रूप में करते हैं उन्हें नाइट्रोफिलिक।
अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रेट जो है वो उसकी मोबिलिटी क्या होगी सोइल के अंदर, तो जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस माइनस पास में आएंगे तो मोबाइल नेचर होगा, जबकि आपका NH4+ किस नेचर का होगा, लेस मोबाइल नेचर का होगा। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हमने बात किया था प्लांट के अंदर, हमने कहा कि प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो हाईली मोबाइल होंगे, उनके डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं, लोअर लीव्स पर दिखाई देते हैं या ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं, जिसके अंदर हमने किस किस की बात की, NPK, Mg और MO के बारे में बात की। क्लियर हुआ। ये प्लांट के अंदर क्या होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। हमने कहा कि प्लांट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इमोबाइल नेचर के होते हैं और उनकी डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं, प्लांट के एपिकल पोर्शन पर दिखाई देते हैं, और वो कौन कौन से, बोरॉन और कैल्शियम है। ये चीज क्लियर हुई। कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी सिम्टम जो है प्लांट की यंगर लीव्स पर दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, ये सब किस पे आते हैं आपके, इनके डिफिशियंसी सिम्टम यंगर लीव्स पर दिखाई देते हैं, और जब ये इमोबाइल है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लेस मोबाइल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। और एकमात्र न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसा है प्लांट के अंदर जिसके डिफिशियंसी सिम्टम यंगर लीव्स पर भी दिखाई देते हैं और आपके कहां पर दिखाई देते हैं, ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं, मतलब वो किस नेचर का हो गया, मॉडरेटली। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, जिंक। यहां से आपसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एकमात्र न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो प्लांट के अंदर तो हाईली मोबाइल होता है लेकिन सोइल के अंदर इमोबाइल होता है, तो उसका नाम क्या है आपका, फॉस्फोरस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के अंदर तो मान लीजिए मॉडरेटली मोबाइल होता है लेकिन सोइल के अंदर इमोबाइल होता है, उसका नाम क्या है आपका, जिंक। आपको क्वेश्चन को हमेशा देखना है, एक बार समझना है क्या पूछा गया है। दो क्लासिफिकेशन अब तक हमने पढ़ लिए हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है ये प्लांट की मोबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है, डिफिशियंसी सिम्टम के बेसिस पर है, जहां से हर एग्जाम के अंदर दो बड़े फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस को लेकर। ठीक है, बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है और इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है। चलिए हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले एक बार मैं आपको लीफ की स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी क्या होती है, लीफ होती है। इस लीफ की जब हम बात करते हैं तो इस बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है मिडरिप। क्या कहा जाता है, मिडरिप। ये चीज क्लियर है। इस मिडरिप के पास में जो है इस तरीके से वेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, धाराएं होती है, और इन्हें हम बोलते हैं मेन वेन। क्या कहा जाता है, मेन या मुख्य सिराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य सिराएं या मेन वेन कहा जाता है। और इन मेन वेन से कुछ जो है एडिशनल, मतलब बहुत बारीक बारीक जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा वेन्स निकली हुई थी, इन्हें कहा जाता है एडिशनल वेन। एडिशनल वेन या इन्हें कहा जाता है एसेसरी वेन, यानी सहायक सिराएं इन्हें कहा जाता है या फिर एडिशनल वेन्स कहा जाता है। क्लियर हुआ। और इस वाले पोर्शन को जो है क्या कहा जाता है, लीफ मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीफ मार्जिन। ये चीज क्लियर हुई क्या। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, मिडरिप, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिकल पार्ट ऑफ लीफ कहलाता है। चीज क्लियर है। एक लीफ है जिसमें बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिप कहा जाता है। इस मिडरिप से कुछ मुख्य सिराएं, मोटी सिराएं वेंस लगी हुई होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन वेंस बोलते हैं। इन वेन से बहुत बारीक बारीक जो है सिराएं निकली हुई होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडिशनल वेन या एसेसरी वेन कहा जाता है। जो ये वाली आउटर स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन, और ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एपिकल पोर्शन ऑफ द लीफ कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई। अब हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम के बेसिस पे प्लांट न्यूट्रिएंट को मेनली चार भागों में हम डिवाइड करेंगे। कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं, ओल्डर लीव्स पर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ओल्डर लीव्स। अब आप देखिए कि जब मोबिलिटी हमने प्लांट के अंदर बात की थी, कौन कौन से हैं इसके अंदर, NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। क्लियर है। सेकंड हो जाएगा आपका यंगर लीव्स पर। यंगर लीव्स पर कौन कौन से हैं आपके, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है। ठीक है, क्लोरीन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब यंगर और ओल्ड दोनों पर, तो इसके अंदर कौन है,
जिंक। एपिकल पोर्शन पर किसके दिखाई देते हैं? एपिकल पर दिखाई देते हैं आपके बोरोन और कैल्शियम के। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां से क्लिक कर दो कि इसके सिम्टम यहां पर दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑल्डर लीव्स पर जब एनपीके, एमजीएमओ के सिम्टम दिखाई देते हैं तो किसकी कमी की वजह से तो डेड स्पॉट बनते हैं और किसकी वजह से डेड स्पॉट नहीं बनते हैं? तो एक तो हो जाएगा डेड स्पॉट और एक हो जाएगा नो डेड स्पॉट। डेड स्पॉट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लीफ है तो इस लीफ से इस तरीके से मतलब सेल्स जो है वहां से बर्न हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? डेड स्पॉट कहा जाता है। तो किसकी वजह से तो डेड स्पॉट बनते हैं और किसकी कमी की वजह से डेड स्पॉट नहीं बनते हैं? तो याद रखना है कम्मो, के और मोलिबेडेनम। के और एमओ की वजह से तो क्या होता है? लीफ के अंदर डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। जबकि आपका कौन कौन बचा इसके अंदर मेनली देखा जाए तो एन, पी और एमजी, ये किस में आएंगे? आपके नो डेड स्पॉट। ये चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेड स्पॉट पोटेशियम और मोलिबेडेनम की वजह से हो रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं कि किसकी वजह से कौन सा डेड स्पॉट हो रहा है? अगर मान लीजिए किसी भी लीव्स की स्ट्रक्चर में डेड स्पॉट का फॉर्मेशन एपिकल वाले पार्ट पर हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? पोटेशियम। यदि मान लीजिए इरेगुलर लीव्स, पूरी लीव्स के अंदर ही डेड स्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? मोलिबेडेनम। चीज क्लियर है? Irregular formation of dead spot in the leaves occur due to the deficiency of molybdenum, while the appearance of the dead spot in the upper part या apical portion of the leaves is due to the deficiency of potassium। क्लियर हुआ? पोटेशियम और मोलिबेडेनम की वजह से क्या होता है? डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज क्लियर हुई क्या? एनपीएमजे की मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी की जब हम बात करते हैं तो लीव्स कैसी हो जाती है? पर्पल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि पर्पल लाइक स्ट्रक्चर क्यों होती है। ठीक है, इसके अंदर मैं दो क्लासिफिकेशन करता हूं। एक हो जाएगा आपका कि वेन्स जो है वो क्या हो जाए? वेन्स येलो हो जाए या वेन्स जो है वो क्या रहे हैं? ग्रीन रहे। ये चीज क्लियर है? वेन्स येलो या ग्रीन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अगर बात करूं सॉरी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दो लीव्स है आपकी, बीच वाली वेन्स को क्या बोलते हैं? ये कौन सी वेन्स है? मेन। ठीक है, और इन मेन वेन्स से बहुत लाइटर स्ट्रक्चर की जो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिशनल वेन्स। इस तरीके से पूरी लीव्स के अंदर ही होगी। ठीक है, मान लीजिए कि यदि किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई है और ओल्डर लीव्स का पूरा इसके बीच में पूरी लीव्स ही जो है आपकी क्या हो चुकी है? येलो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? येलो। कौन सी लीव हुई है? ओल्डर लीव। यदि किसी न्यूट्रिएंट की वजह से पूरी की पूरी लीव जो है वो किस नेचर की हो जाए? येलो ने, और इसमें येलो ने जो है किस शेप में स्टार्ट हो? वी शेप के अंदर स्टार्ट हो, तो ये किसका डिफिशियंसी सिम्टम होता है? नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। क्लियर हुआ? यदि मान लीजिए जो आपकी लीव्स है, इस लीव्स में जो वेन्स जो है वो तो क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी, लेकिन इन वेन्स के बीच वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो। तो आपने दो टर्म सुना होगा, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर, विद इन अ सेल। ठीक है, जबकि इंटर का मतलब क्या होता है? दो सेल के बीच में। क्लियर हुआ? अगर मैं कहूं इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इंटरवेनियल क्लोरोसिस का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस मतलब क्लोरोसिस यानी लॉस ऑफ ग्रीन कलर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। इंटरवेनियल यानी दो वेन्स के बीच में, दो वेन्स के बीच में क्या डेवलप हुआ है? येलोनेस डेवलप हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरवेनियल क्लोरोसिस। जबकि आपकी पूरी लीव्स क्या हो जाए? लीव्स हो जाएगी। तो मैंने यहां पर आपको लिखा है कि येलो वेन्स, वेन्स क्या हो जाएगी? येलो, यानी पूरी लीव्स क्या हो चुकी है आपकी? पीली पड़ चुकी है। ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन। जबकि वेन्स क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी, और उनके बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि किसकी वजह से जो है ओल्डर लीव्स की जो वेन्स है वो क्या रहती है? ग्रीन रहती है, और इसे कहा जाता है इंटरवेनियल
क्लोरोसिस। क्लियर हो गया? तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ओल्डर लीव्स का इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम। खेल समझ में आया? जैसे ही हमने कल प्लांट मोबिलिटी की बात की थी तो हमने कहा कि ओल्डर लीव्स पर कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट है एनपीके, एमजी, एमओ, इनके डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होते हैं। ये चीज क्लियर है? जब हमने आज की क्लास में देखा तो कुछ इनमें से ऐसे होंगे जिनकी वजह से क्या बनता है? डेड स्पॉट। कौन कौन है वो? पोटेशियम और मोलिब्डेनम। पोटेशियम की वजह से केवल एपिकल पोर्शन पर, जबकि मोलिब्डेनम की वजह से पूरी लीव्स में इरेगुलर स्पेस पर क्या बनते हैं? डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। नो डेड स्पॉट की बात करें तो उसमें एक जो कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। फास्फोरस जो है इसकी वजह से लीव्स कैसी हो जाती है? पर्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ या ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन क्यों होता है हम फास्फोरस पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फास्फोरस आपके कार्बोहाइड्रेट का मोबिलाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है, ट्रांसलोकेशन करने का काम करता है इनडायरेक्टली। अगर कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका स्टार्च जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होगा। स्टार्च एक जगह पर इकट्ठा होने की वजह से एंथोसाइनिन जो है वो बढ़ेगा, और जब एंथोसाइनिन बढ़ेगा तो आपकी लीव्स कैसी हो जाएगी? पर्पल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। जब हम पूरा फास्फोरस पढ़ेंगे वहां डिटेल से स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या बचा? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बचा। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी भी ओल्डर लीव्स पर है, लेकिन इसकी वजह से वेन्स क्या हो जाएगी? येलो। मींस पूरी पत्ती ही कैसी हो जाएगी? येलो। किस शेप में होगी? वी शेप में। ठीक है। इधर बात करें तो वेन्स ग्रीन है, लेकिन उनके बीच वाला पोर्शन क्या हो चुका है? येलो हो चुका है। वो किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नीशियम की। तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। ये चीज समझ में आई क्या? चलिए, क्या कैल्शियम से भी क्लोरोसिस होता है, लेकिन डियर हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके अंदर? ओल्डर लीव्स की बात कर रहे हैं। कैल्शियम की जो बात होगी वो हम एपिकल पोर्शन की बात करेंगे तब कैल्शियम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम के ड्यू टू किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कमी से जो एपिकल पोर्शन होता है वहां की लीव्स के अंदर क्लोरोसिस अपीयर होता है, बर्निंग, स्कॉर्चिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे हम अलग अलग न्यूट्रिएंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी ये चीज समझ में आई क्या? इसके बाद में मैं सेकंड की बात करूं, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। सेकंड के अंदर मैं बात करूं तो कौन सा है आपका? यंग लीव्स पर। ठीक है। यंग लीव्स पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डिफिशियंसी सिम्टम शो हो रहे हैं? सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है और कॉपर है। यही है चारों। इनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। वेन्स क्या रहे? येलो, येलो वेन्स, और एक हो जाएगा आपका ग्रीन वेन्स। ये चीज क्लियर है? येलो वेन्स में आपको दो चीजें याद रखना है, सल्फर और आपका आएगा कॉपर। ठीक है। सल्फर के डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो सेम होते हैं किसकी तरह? सेम एज नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? जबकि कॉपर की कमी अगर होती है तो इसकी वजह से कर्लिंग हो जाता है, ट्विस्टिंग होता है। जब हम कॉपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ध्यान रखेंगे। केवल हमें याद रखना है कि येलो वेन्स जो है यंग लीव्स किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? सल्फर और कॉपर की वजह से। चीज क्लियर हुई क्या? यंगर लीव्स पर डिफिशियंसी सिम्टम ऐसे तो कॉपर भी है, सल्फर भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, क्लोरीन भी है, सभी की वजह से होता है। लेकिन हम यहाँ चार न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। येलो वेन्स किस किस की वजह से हो रहा है? सल्फर और कॉपर की वजह से। बाकी कौन सा बचा हमारा? आयरन एंड मैग्नीज बचा। ये चीज क्लियर है? इनकी वजह से ग्रीन वेन्स, ग्रीन वेन्स का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो लीव्स है उसकी जो मेन वेन्स है, और एक क्या होती है इनके बीच में? एसेसरी, या उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कहा जाता है। अब इसके अंदर दो चीजें होंगी, यहां पर दो चीजें अकेर होंगी, या तो कंप्लीटली इंटरवेनियल हो। क्या हो? कंप्लीटली इंटरवेनियल क्लोरोसिस। आईवीसी का मतलब इंटरवेनियल क्लोरोसिस, या फिर इनकम्प्लीटली इंटरवेनियल क्लोरोसिस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है? कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि आपकी एसेसरी वेन्स भी क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी, और साथ में आपकी जो मेन वेन्स है वो भी क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी। तो कंप्लीट में ग्रीन कौन कौन रहेगा? ग्रीन रहेगा आपके कौन कौन सी? मेन के साथ साथ एसेसरी। क्लियर हुआ? जबकि आपके अगर इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस होगा तो ग्रीन कौन रहेंगी? केवल मेन वेन्स रहेंगी, जबकि आपकी येलो कौन सी हो जाएगी? एसेसरी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका मैग्नीज, और इसका एग्जाम्पल है आपका आयरन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ लीजिएगा। ग्रीन वेन्स यानी हमारी सिराएं कैसी रह रही है? हरी रह रही है। कौन सी रह रही है? यंगर लीव्स की।
किसकी वजह से? आयरन और मैग्नीज। ये चीज क्लियर है? पहला वर्ड है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इसका मतलब क्या है कि जो एसेसरी और जो मेंस है, एसेसरी कौन सी हो गई? ये वाली। मेंस कौन सी हो गई? ये वाली। इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? येलोनेस रहेगा, लेकिन ये क्या रहेंगी? हरी रहेंगी। इसे तो हम क्या बोले? कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। यानी ग्रीन कौन सी? आपकी मेन भी और एसेसरी भी। किसकी वजह से हो रही है? मैग्नीज की। तो मैग्नीज को क्या बोलेंगे? कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। क्लियर हुआ? सेकंड चीज है आपका इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इस केस में क्या होगा कि आपकी जो मेन वेन्स है, आपकी जो मेन वेन्स है, यही क्या रहेगी? आपकी ग्रीन रहेगी, लेकिन बीच वाली जो भी आपकी एसेसरी वेन्स है वो सभी क्या हो जाती है? येलो हो जाती है। इसे क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। यानी केवल मेन वेन्स क्या रही? ग्रीन रही, जबकि जो आपकी एसेसरी वेन्स है वो भी क्या हो गई? येलो हो गई। तो इसे क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। किसमें होता है ये? किसकी वजह से होता है? आयरन। ग्रीन कौन रहेगी? मेन। येलो कौन हो जाएगी? एसेसरी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ओल्डर लीव्स पर यदि हम बात करेंगे इंटरवेनियल क्लोरोसिस की, तो किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से। यदि अगर हम बात करेंगे यंगर लीव्स पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस, वो भी कंप्लीट अगर पूछा जाए तो किसकी वजह से? मैग्नीज। इनकम्प्लीट पूछा जाए तो आयरन। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोसिस जो है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट वजह से? आयरन और मैग्नीज। या पूछा जाए कि पूरे प्लांट के अंदर इंटरवेनियल क्लोरोसिस कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट की वजह से होता है, तो मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज तीनों राइट आंसर होगा। ये चीज समझ में आई क्या? इसके अलावा मॉडरेट की बात करें तो जिंक में कोई नहीं है। हम जब जिंक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिंक की डिफिशियंसी से क्या होता है। एपिकल पोर्शन पर बोरॉन और कैल्शियम का भी हम स्टडी वहां पर करेंगे। इसके पीछे बताने का यही रीजन था कि आपका इंटरवेनियल क्लोरोसिस वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। समझ में आया क्या? एक बार जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक बार बताना। इसको बनाओगे क्या आप लोग? एक बार इसे बनाइए, फिर उसके बाद में लिखना अगला क्लासिफिकेशन। इंटर का मतलब हो गया बिटवीन दी टू सेल, ठीक। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन वन सेल, ठीक है। लीव्स की स्ट्रक्चर में याद रखना है, मिड रिब होती है, मेन वेन्स होती है, एडिशनल वेन होती है और लीफ मार्जिन होता है। बीच वाला पोर्शन है उसे मिड रिब कहा जाता है। ये आउटर एरिया जो है उसे लीफ मार्जिन कहा जाता है। बीच वाली जो वेंस होती है जो मोटी आपको दिखाई देगी किसी भी पत्ती के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मेन वेंस। और इससे जो कनेक्टेड बारीक बारीक शिराएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिशनल या फिर एसेसरी वेन कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस में समझ में तो आ गया ना? कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें ना। थोड़ा जल्दी लिखना है यार। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे इंटर क्लास टूर्नामेंट होता है, इंटर एग्री होता है, यानी दो यूनिवर्सिटी के बीच में होगा तो इंटर एग्री या इंटर यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं। जबकि इंट्रा का मतलब होता है एक ही क्लास के अंदर, है ना। बनाया ये समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया भैया?
क्या अमन? अमन नाम है क्या? अभिनव? अमन झारवाल? अस अमन बोरो नाम सुना है? अमन जो है उसे कौन सा राइस कहा जाता है? खरीफ राइस कहा जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ राइस प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। चलो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। यहां मैंने सेल का एग्जांपल लिया है। इंटर का मतलब होता है किसी भी दो चीजों के बीच में, जबकि इंट्रा का मतलब होता है एक ही चीज के अंदर, ठीक है। लिख लिया? चलो ये क्लासिफिकेशन लिख लेना आप। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम। दिखाई दे रहा है ये? कंप्लीट प्लांट वर्ड तो कभी आएगा ही नहीं। प्लांट वर्ड कभी नहीं आएगा कि प्लांट इंटरवेनियल क्लोसिस कभी नहीं आएगा। लीव जरूर मेंशन होगा वहां पे ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेड स्पॉट ऑल्डर लीव्स पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, और किसकी वजह से नहीं होता है। एक बार आप ये लिख लीजिए, जब हम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम पूरी डिटेल डिस्कशन की बात करेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ होते हैं, एक्सेसिव से कहाँ होते हैं, पूरा। ये सेकंड वाला भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, तो वहां से लिख लीजिएगा इसको ना। लिखा ये? आज हमारा जेआरएफ का बैच लॉन्च होने जा रहा है। नहीं, आज से क्लासेस स्टार्ट है ना? है? आ जाना। यहाँ बैठो, उससे अच्छा उधर भी बैठ जाना है। इसके बाद है क्लास उसकी। नहीं नहीं, अभी है 6 से 7। हाँ। जेआरएफ में काउंसलिंग, अगर आपका रैंक के मतलब पहले तो कैटेगरी पे डिसाइड करता है। अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर 200 तक रैंक आया है तो आपको करवाना चाहिए, आपको मिल जाएगा। और अगर थोड़ा है, कितना? 500 तक नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स 210 या कुछ ऐसे ही है। कैटेगरी में हो तो यार वो वेरी करता है कि आगे वाले कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो फिर भी अगर जनरल रैंक 200 तक होता है ना, 200 220 तक, तो उसको आराम से एडमिशन मिल जाता है, कॉलेज मिल जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छा है कि एमपीटी मिले या कहीं एचएयू मिले, वो पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे? सेवन सिस्टर्स में? लिख लिया क्या ये? चलिए ये सेकंड वाले में लिख लेना।
आईवीसी का मतलब इंटरवेनियल क्लोरोसिस। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है ना, आज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन मान लो। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है, प्लांट के अंदर क्या है, नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन फिर भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम ऑल्डर यूज पर शो हो रहे हैं। समझ में आया बात क्या है कि प्लांट के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रेट फॉर्म में उसने अपटेक कर लिया है, प्लांट के अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, लेकिन फिर भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम जो है कहां पर शो हो रहे हैं, ओल्डर लीव्स पर शो हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कि कोई पौधा है, उस पौधे ने सोइल के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था, वहां से अपटेक किया, अपटेक करने के बाद प्लांट के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में तो आ गया, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर शो हो रहे हैं, ओल्डर लीव्स पर शो हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हैं? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? अच्छा चलो, अभी जवाब मिल जाएगा इसको जब हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे तब। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो लिखो तो फिर। है नहीं यार दोस्त, मैग्नीशियम की वजह से नहीं होता। मैं चलो आंसर भी बता रहा हूँ, मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? हैं? आंसर बता दिया ना, चलो अभी हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। लिख लिया क्या? लिखो यार। इसमें लिखा हुआ है कि यंगर लीव्स पर कॉपर सल्फर आयरन मैग्नीज के शो होते हैं। येलो वेंस यानी शिराएं जो है कौन सी हो जाएगी, येलो, मतलब पूरी लीव्स की हो रही है आपकी येलो। किसकी वजह से? सल्फर और कॉपर की वजह से। सल्फर के डिफिशियंसी सिम्टम किसकी तरह होते हैं यंगर लीव्स पर? सेम एज नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? कॉपर की वजह से ट्विस्टिंग हो जाएगा और कर्लिंग हो जाएगा, यानी जो यंग लीव्स है येलो होने के बाद कर्ल लाइक स्ट्रक्चर में हो जाएगी और ट्विस्ट हो जाएगी। जबकि ग्रीन वेंस के अंदर आयरन और मैग्नीज की वजह से होती है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, यानी ग्रीन क्या रहेगी, मेन और एसेसरी वेंस जो है वो क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। किसकी वजह से? मैग्नीज की वजह से। इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस के अंदर मेन वेन तो क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, जबकि एसेसरी वेंस क्या रहेगी, येलो रहेगी। किसकी वजह से? आयरन की वजह से। लिख लिया? चलिए लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है। फोर्थ नंबर का किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल बिहेवियर यहां में से और एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मैंने सिंपल आपको लिखाया था फंक्शन के बेसिस पे ना, आप लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे। ये जो दिया था मेंजल एंड क्रिकबाय ने दिया था। किसने दिया था? मेंजल एंड क्रिकबाय 1938 में। ठीक है, सॉरी 1978 है, एक बार कंफर्मेशन नहीं है, इसको मत लिखिएगा आप सन को भी। मेंजल एंड क्रिकबाय ने दिया था। अब इसके अंदर कहा गया है, जैसे कि हमने जब अमाउंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था तो उसके अंदर कहा था कि कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर क्या बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल या फिर बेसिक कंपोनेंट एलिमेंट उन्हें कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन था आपका? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। क्लियर हुआ? सेकंड फंक्शन की मैं बात करूं तो एनर्जी का, सॉरी एनर्जी से पहले आप ये लिख लीजिए, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हूं, ट्रांसफर का काम करते हूं या बॉन्डिंग का काम करते हूं। पहला फंक्शन तो ये, और इसी में एसेसरी स्ट्रक्चरल
एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इसके अंदर आपने सुना होगा, एमएसपी का नाम सुना है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम सुना है क्या? उस एमएसपी को आज से आप याद रखना है, क्या है वो? एनएसपी है। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जो है वो क्या आपका एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसफर और बॉन्डिंग का काम करते हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफर यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। सल्फर क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करने का काम करता है। नाइट्रोजन प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ करने का काम करता है। तो इस तरीके से इन्हें क्या कहा जाता है? एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट को एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहा जाता है? तो नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस को कहा जाता है। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट एनर्जी का स्टोर, ट्रांसफर और बॉन्डिंग का काम करता है? तो एनएसपी। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद में इसी के अंदर याद रखना है रेगुलेटिंग एंड कैरियर चार्जेड एलिमेंट। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फोर्थ, इसके अंदर आपको याद रखना है कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे होते हैं जितने भी आपके माइनर हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में, एंजाइम एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक इसके अंदर पोटेशियम भी आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। समझ में आया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स यानी आपका न्यूट्रिएंट, किस तरीके से उनका इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल। बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी प्लांट की फिजियोलॉजी में कौन सा न्यूट्रिएंट क्या फंक्शन करता है, उसके बेसिस पे मेंजर एंड क्रिकबाई ने 1978 ही होगा मेरे ख्याल से, 1978 में न्यूट्रिएंट एलिमेंट को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट वन है बेसिक स्ट्रक्चरल या कंपोनेंट, क्या कहा जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कहा जाता है। एनर्जी का स्टोर, ट्रांसफर या बॉन्डिंग या एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है? एनएसपी की। ठीक है, रेगुलेटिंग एंड कैरियर या चार्जेस एलिमेंट, आपने देखा होगा पोटेशियम के ऊपर K+ चार्ज होता है, कैल्शियम के +2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है रेगुलेटिंग और कैरियर का काम करते हैं और इनको क्या बोलते हैं? चार्जेड एलिमेंट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम के अंदर जो है मैग्नीज और क्लोरीन पार्टिसिपेट करते हैं। आपने कहा होगा हिल रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा बचपन में, उसके अंदर वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है, H+, 2H+ और ऑक्सीजन इवोल्व होता है। तो इसी तरीके से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती है या एंजाइम एक्टिवेशन होते हैं उनमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? एक बार आप इस क्लासिफिकेशन को लिख लीजिए। ये लिख लिया था क्या ऊपर वाला? ऑनलाइन वाले बच्चों ऊपर वाला लिख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस किसने दिया था? मेंजल एंड क्रिकबाई। कब दिया था? 1978 में। चार कैटेगरी है, याद रखना है, बेसिक या स्ट्रक्चरल या कंपोनेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकंड, एनर्जी का स्टोर, ट्रांसफर और बॉन्डिंग, साथ ही साथ एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट एनएसपी है। रेगुलेटिंग एंड कैरियर के रूप में जो है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इन्हें चार्जेड एलिमेंट भी कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन करने का काम सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट करते हैं। एक बार इसको लिखिए। इन्हें हम कैटेलिस्ट भी बोल सकते हैं, उत्प्रेरक भी कहा जा सकता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट किसकी तरह काम करते हैं? कैटेलिस्ट की तरह। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमेंट को। आज हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के अंदर हम पूरी उसकी कहानी की बात करेंगे। ठीक है,
क्या? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कृषि की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चरल नॉलेज रिसोर्सेज एग्रीकल्चर नॉलेज रिसोर्सेज इनोवेशन सिस्टम हब फॉर इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। और केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है? केवीके को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फार्म साइंस है। और फुल फॉर्म क्या होती है? कृषि विज्ञान। सीख गए आप। चलो लिख लिया, ये जल्दी लिखा करो थोड़ा। क्या हाथ में थोड़ा सा चाकू कुछ भी है, कुछ भी। चलो लिख लिया क्या? चलो लिख लिया। चलिए, फर्स्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 14। हम अर्थ से फर्श तक का सफर तय करेंगे नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है? क्लियर हुआ? नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर कि प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन एज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होगा, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? तो एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट डिस्कवर्ड बाय एसेंशियलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिस्कवर्ड बाय थियो डी सासुरे, ठीक है, 1804 में। किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आजकल ट्रेंड बन चुका है। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डिस्कवरी, एसेंशियलिटी की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया है? बोरोन की बहुत फेमस है, के बोरिंगटन ने की थी। मतलब अपन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? याद रखना है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा बुक्स में, 1987 में ब्राउन, वेल एंड केरी 3 साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने डिस्कवर किया था कि निकल जो है वो क्या है आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो उसी तरीके से पहली बार कि नाइट्रोजन भी प्लांट के लिए एसेंशियल होता है, ये किसने डिस्कवर किया था? थियो डी सासुरे ने। कब किया था? 1804 में। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो ससुर जी याद रख लेना, उन्होंने क्या किया था? नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी। समझ में आया? जिस तरीके से मैंने कहा कि कार्बन जो है प्लांट के अंदर ड्राईवेट का कितना परसेंट शेयर करता है? 45%। हाइड्रोजन 6%, उसके बाद ऑक्सीजन 45। इसी तरीके से एक प्लांट के अंदर जो है नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1.5%। कितना होता है? 1.5। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लांट के अंदर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 1.5%। क्लियर हुआ? मान लीजिए सोइल की जब मैं बात करता हूं तो सोइल से नाइट्रोजन को जो है वो किस फॉर्म में अपटेक किया जाता है? 2 फॉर्म में। किस फॉर्म में? NH4+ और NO3- 2 के रूप में। क्लियर हुआ? जो प्लांट अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करेंगे उन्हें हम क्या बोलते थे? अमीनोफिलिक प्लांट्स। और वो कौन कौन से आपके? शुगर केन है, पोटैटो है, पेडी है और टी है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पेडी एंड राइस? पेडी और राइस के बीच में क्या अंतर है? पेडी का मतलब ये होता है जब हम उसके ग्रेन की बात करें तो उसका लेमा और पेलिया उससे अटैच होता है, उसे कहा जाता है हस्क। यदि वो ग्रेन जो है हस्क से कवर्ड होता है तो उसे कहा जाता है पेडी। यदि उस आप हस्क को रिमूव कर देते हो तो क्या बन जाता है आपके लिए? राइस। ठीक है, तो शुगर केन, पोटैटो, पेडी और टी ये किस नेचर के होते हैं? अमीनोफिलिक होते हैं, जो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं? अमोनिकल फॉर्म में। रीजन क्या है कि इन सबके लिए जो सॉइल पीएच होता है वो कितना होता है? 4 to 6 पीएच पर ये अच्छे से ग्रो होते हैं। और जब एसिडिक पीएच पे होगा तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के साथ क्या एसोसिएट रहेगा? हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? बाकी जितने भी प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोफिलिक प्लांट्स कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई क्या? अगर मान लीजिए प्लांट के अंदर नाइट्रोजन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में है तो क्या ये फंक्शन करेगा या नहीं करेगा? फंक्शन करेगा। इसकी वजह से अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं,
फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस में आपने बचपन में सुना होगा, एक होता है नाइट्रोजन सार या नाइट्रोजन बेस जिन्हें कहा जाता है। सुना है नाइट्रोजन बेस के बारे में? नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन, और एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। ठीक है, प्योर तो हम एग्रीकल्चर वाले हैं। कौन है? एग्रीकल्चर वाले, यानी एजी, एडिनोसिन और ग्वानिन। जबकि आपका कट साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन, ये क्या होता है? पायरीमिडीन। ये चीज क्लियर है? ये जब नाइट्रोजन बेस किससे कनेक्ट होते हैं? शुगर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट होता है, किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ये चीज क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक कोड के ट्रांसफर में क्या कर रहा है? भूमिका अदा कर रहा है। चीज क्लियर हुई? यानी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक जेनेटिक कोड मतलब डीएनए या आरएनए ट्रांसफर करने का काम करता है। डीएनए आरएनए की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं। क्लियर हुआ? मतलब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन भी जो है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर जेनेटिक कोड का ट्रांसफर करता है। इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर हुआ? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आपसे मैं पूछूं कि जो आपका अमीनो एसिड्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किससे होता है? RNase2। एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जब मैं बात करता हूं तो अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या है? RNase2 है। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड या प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो इस वजह से इसी का क्या जाता है? बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्लियर हुआ? थर्ड की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के अंदर क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ करने का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं किसके लिए? वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। क्या है? क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट। किसके लिए है क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट? ओनली फॉर फोडर क्रॉप्स। किसके लिए? फोडर क्रॉप्स। अगर अदर क्रॉप्स की हम बात करेंगे तो अदर्स के लिए कौन होगा आपका? पोटेशियम। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नाइट्रोजन जो है केवल फोडर क्रॉप्स के लिए क्या है? क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। इसको हम समझ सकते हैं कि क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर फोडर क्रॉप में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो उनके लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। लेकिन अदर क्रॉप्स के लिए कौन है? पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम क्या करता है कि ग्रेन की जो चमक है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको स्ट्रेंथनेस देने का काम करता है, उसको रेजिस्ट बनाने का काम करता है। लेकिन जब भी बात होगी किसकी? फोडर क्रॉप्स की, तो उसके लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन होगा? आपका नाइट्रोजन। ये चीज क्लियर हुई? बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ का कौन काम करता है? नाइट्रोजन। वेजिटेटिव ग्रोथ का कौन करता है? नाइट्रोजन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करने में कौन सहायता करता है? नाइट्रोजन। मेनली आपका फॉस्फोरस होगा। ऑप्शन में अगर फॉस्फोरस भी हो तो क्या जाएगा आपका? फॉस्फोरस। क्योंकि अगर लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड नहीं होगा तो जेनेटिक कोड का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये चीज क्लियर हुई? इसके अलावा कुछ फंक्शन और आपको याद रखना है। एक चीज आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णरित कहा जाता है। क्लोरोफिल के अंदर एक पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? पोरफायरिन रिंग इसे कह सकते हैं। ठीक है, पोरफायरिन रिंग की जब मैं बात करता हूं तो उसके बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम। इससे कितने नाइट्रोजन जुड़े होते हैं? 4। क्लियर हुआ? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका पोरफायरिन रिंग। लेकिन एक होता है पायरोल रिंग। क्या होता है? पायरोल रिंग। और 4 पायरोल रिंग मिलकर क्या बनाती है? एक पोरफायरिन रिंग बनाती है। पायरोल रिंग का मतलब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है वो किससे जुड़ा होता है? कार्बन से। और कार्बन फर्दर किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से। तो इस पूरे एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? वन पायरोल रिंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोरफायरिन रिंग के अंदर जो है मेन कौन है आपका? मैग्नीशियम। एडिशनल कौन है आपका? नाइट्रोजन। इसको भी हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी, ये चीज समझ में आई क्या? 4 पायरोल रिंग मिलकर क्या बनाता है? 1 पोरफायरिन रिंग। अब इस 1 पोरफायरिन रिंग की जब मैं बात करता हूं तो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है इसका? मेन एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। एडिशनल कौन है? एडिशनल कौन है? नाइट्रोजन। ये चीज क्लियर हुई क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोरफायरिन स्ट्रक्चर के अंदर मेन कौन होता है? मैग्नीशियम। एडिशनल कौन होता है? नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? इसके बाद इस मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को कनेक्ट करने वाला एक बॉन्ड बन रहा है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में। इसमें 2 न्यूट्रिएंट एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक आयरन होता है और एक मैग्नीज होता है। इन आयरन और मैग्नीज में से भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जो है ज्यादा, यानी मेन एडिशनल, मतलब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है पोरफायरिन रिंग में, उसका मेन एलिमेंट कौन सा है? तो याद रखना है मैग्नीज। और एडिशनल कौन सा है आपका? आयरन। ये चीज समझ में है क्या? इस पोरफायरिन रिंग से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पायरोल रिंग क्या होता है? पायरोल रिंग का मतलब एक नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा होगा और वो फर्दर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग। कितनी पायरोल रिंग मिलकर एक पोरफायरिन स्ट्रक्चर बनाती है? 4। क्लियर हुआ? पोरफायरिन रिंग के बीच में कौन होता है? मैग्नीशियम। एडिशनल कौन होता है? नाइट्रोजन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोरोफाइल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन है? एडिशनल कौन है? नाइट्रोजन। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें मेन काम कौन कर रहा है? मेन यानी मैग्नीज। एडिशनल कौन है? आयरन। ये चीज क्लियर है क्या? इसके बाद ये तो हो गया हमारे फंक्शंस की बात। अब मान लीजिए प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कितनी बताई? 1.5%। उससे क्या हो गया? नाइट्रोजन कम हो गया। जब नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होंगे या नहीं होंगे? डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होंगे। अगर मैं डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करूं, डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करूं तो आपने, मैंने कहा था एक क्लासिफिकेशन हमने कहा था, उसमें कहा था कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं? ओल्डर लीव्स पर। ओल्डर लीव्स पर लीव्स कैसी हो जाती है? वेंस कैसी हो जाती है? वेंस जो है येलो हो जाती है, ठीक है। और किस शेप में होता है लीव्स? वेंस वी शेप में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वी शेप में किसकी वजह से लीव्स जो है वो येलोइंग स्टार्ट होती है? तो किसकी वजह से? नाइट्रोजन। आपने कॉलक्रॉप्स का नाम सुना होगा, कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर के अंदर इसका फ्रूट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। जबकि आपका पत्ता गोभी जो होता है, केबेज, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या? हेड कहा जाता है। कॉलीफ्लावर का क्या होता है? कर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप पत्ता गोभी लेने, फूल गोभी लेने जाते हो तो एक तो छोटे छोटे फूल होते हैं, अपनी शर्ट का जो बटन होता है उस बटन शेप के फ्लावर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्ड कहा जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कर्ड जो है आपके बटन शेप का हो जाता है तो उसे कहा जाता है कॉलीफ्लावर में बटनिंग। क्या कहा जाता है? बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। तो बटनिंग जो है वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। किसमें होता है? कॉलीफ्लावर में। ये चीज क्लियर रहेगा क्या? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं? ओल्डर लीव्स पर। वेन्स कैसी हो जाती है? येलो। किस शेप में होता है? वी शेप में। ये तो हो गया आपकी डिफिशियंसी सिम्टम की बात। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की एक्सेस प्लांट के अंदर हो जाए, क्या हो जाए? एक्सेस। एक्सेस का मतलब 1.5% ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है, लेकिन प्लांट के अंदर नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा है। तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा? पहला इंपैक्ट क्या होगा कि मान लीजिए प्लांट के अंदर क्या ज्यादा है? नाइट्रोजन ज्यादा है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर मान लीजिए ज्यादा हो रही है तो ग्रेन का फॉर्मेशन क्या होगा? ग्रेन क्या बनेंगे? कम बनेंगे। जबकि स्ट्रा क्या बनेगा? स्ट्रा मतलब क्या होता है? जो आपका भूसा होता है वो क्या बनेगा? ज्यादा। क्लियर हुआ? तो याद रखना कि नाइट्रोजन की एक्सेस से वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ज्यादा है तो ग्रेन का फॉर्मेशन कम होगा। ग्रेन का फॉर्मेशन कम होगा तो स्ट्रा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रा और ग्रेन का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेन या स्ट्रा का रेशियो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन अगर ज्यादा दी तो जाहिर सी बात है वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो रही थी? ज्यादा। जब मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो लोजिंग, लोजिंग वर्ड होता है एक, LODGING। लोजिंग का मतलब क्या है कि जब प्लांट की हाइट अगर ज्यादा है तो जब विंड स्पीड क्या होगी? विंड स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो आपका ये हाइट वाला प्लांट था वो क्या हो जाएगा? ग्राउंड पे
इस तरीके से गिर जाएगा, इसी क्या कहा जाता है, लोजिंग। तो सेकंड चीज क्या हो गया कि नाइट्रोजन की एक्सेस की वजह से प्लांट की हाइट यानी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो विंड स्पीड जब ज्यादा होगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी लोड यानी क्या हो जाएगा, भारी होकर नीचे गिर जाएगा। क्लियर हो। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर पूछी जाती है कि यदि नाइट्रोजन की एक्सेस प्लांट के अंदर होती है तो उसकी वजह से मैंने कहा कि वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। वेजिटेटिव ग्रोथ का ज्यादा का मतलब कि लीव का जो सरफेस एरिया है वो भी क्या बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, यानी फोलियस ग्रोथ भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जब फोलियस ग्रोथ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया जो सोइल का है वो भी क्या होगा, ज्यादा कवर्ड होगा। जब ज्यादा सरफेस एरिया किसका कवर्ड होगा, आपके सोइल का ज्यादा सरफेस कवर होगा, तो यहां पर लाइट का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। लाइट का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो इस जगह पर मॉइस्चर का क्या होगा, मॉइस्चर क्या रहेगा, यहां पर ज्यादा रहेगा। भाई जाहिर सी बात है अगर फोलियज जो है अगर कवर्ड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है लाइट का कांटेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। लाइट का कांटेक्ट अगर कम रहेगा तो इवेपोरेशन लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, और इसके नीचे जो है मॉइस्चर क्या रहेगी, ज्यादा। अब आपको पता है कि यदि मॉइस्चर ज्यादा होती है तो फंगस का अटैक क्या होता है, ज्यादा आता है। क्लियर हुआ। मैंने फंक्शन के अंदर आपको बताया कि नाइट्रोजन की वजह से जो है वो क्या बनता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर क्या ज्यादा है, आपका नाइट्रोजन ज्यादा है तो प्रोटीन क्या बनेगा, ज्यादा। अगर प्रोटीन ज्यादा बना तो प्लांट के अंदर स्वीटनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्वीटनेस इंक्रीज होगी तो जो आपके सकिंग पेस्ट है वो भी क्या लगेंगे, ज्यादा। सकिंग पेस्ट भी क्या रहेंगे, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की एक्सेस की वजह से फंगस मतलब क्या होता है, डिजीज। सकिंग पेस्ट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। तो प्लांट के अंदर इंसेक्ट और डिजीज का टेक भी क्या होता है, ज्यादा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। ये है आपका नाइट्रोजन का थोड़ा बेसिक पार्ट। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं फिर हम लिखेंगे। देखो नाइट्रोजन एक बार आप लिखिए, नाइट्रोजन हम समझिए एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 14। नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी की डिस्कवरी किसने की थी, ससुर जी ने की थी, ठीक है, 1804 में की थी। ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन 1.5% है। किस फॉर्म में अपटेक करता है, नाइट्रेट और अमोनिकल। अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करने वालों को अमीनोफिलिक, नाइट्रेट के रूप में अपटेक करने वालों को नाइट्रोफिलिक। क्लियर हुआ। अमीनोफिलिक कौन कौन से, ये आपको पता है। फंक्शन की बात करें तो बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ हो गया। सेकंड की बात करें तो रैपिड ग्रोथ करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करने का काम करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, किसके लिए है, फोडर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और भी कई सारी चीजें, एक बार आप लिखिए, लिखो। 5 मिनट और बाकी हमारे, फटाफट लिखो। होलो हर्ट की भी हम बात करेंगे भाई। होलो हर्ट एक चीज छूट गया है, एक बार इसको लिखिए। पहला न्यूट्रिएंट एलिमेंट है नाइट्रोजन। एसेंशियलिटी ऑफ नाइट्रोजन किसने डिस्कवर किया था, क्या हुआ, अच्छा अभी क्या ससुर जी बनाते हो, अभी बहुत पढ़ो, है ना। क्यों दिया राम, सही है ना। दो तीन चीजें और बाकी है इसमें, उसको भी हम लिख लेंगे। लिख लिया ये, थोड़ा जल्दी लिखो, 2 मिनट है आपके पास ना पूरी स्लाइड्स को लिखने की। नहीं क्लास है अभी ना, चलो चलो कोई ना, आराम से पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ना। ऐसा करते लास्ट क्लास रख लेते हैं अपनी ना, है ना। आप लोग कलरफुल पेन से लिखते हो सब, तुम लिखते नहीं हो, अच्छा।
लिख लिया? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अरे लिखो लिखो। पहली लाइन लिखना। देखो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट फंक्शन लिखना, ट्रांसफर इन जेनेटिक कोड। फर्स्ट फंक्शन लिख लेना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड from one generation to another generation, from one generation to another generation। ठीक है, या तो आप ये पूरी रामायण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर सिंपल में ये लिख लो कि ट्रांसफरिंग या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, आपके बायोकेमिस्ट्री में काम आ सकता है, क्योंकि कभी कभी बड़े सिंपल क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। लिखा पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन लिखना, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड। लिखो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन, विटामिन एंड एंजाइम्स। Main constituent of amino acid, proteins, vitamins and enzyme, so known as a basic constituent of life. Main constituent of amino acid, protein, vitamins, enzymes, so known as a basic constituent of life. Main constituent of amino acid, proteins, vitamins, enzymes, so known as a basic constituent of life. लिखा? थर्ड लिखना, वेजिटेटिव ग्रोथ में, वेजिटेटिव ग्रोथ में, या इसको लिख सकते हो रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ, रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ। फोर्थ लिखना, क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट ओनली फॉर फोडर क्रॉप्स, जबकि जितनी भी अदर क्रॉप्स है उनके लिए कौन सा है, पोटेशियम। क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट ओनली फॉर फोडर क्रॉप्स, जबकि जितनी भी अदर क्रॉप्स है उनके लिए कौन है, पोटेशियम। एक और यहां पर लिख लेना, लेट मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। हाँ, फंक्शन में ही लिख लेना लेट मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। वैसे ही एक्सेस में आएगा, इसको छोड़ो। 4 तक लिखा क्या, 4 फंक्शन तक लिखिए क्या, चलिए लिखो। इसमें लिखना एसेसरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है क्या, डायग्राम? एक बार इसको लिख लीजिएगा। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के लिए रिचार्ड मिस्टमेयर करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बताई थी, रिचार्ड मिस्टमेयर। एक कंफर्मेशन नहीं है नाम, कल अपन लिखेंगे इसको।
अरे नहीं नहीं, लिखा? अच्छा अभी नहीं लिख रहे हैं, चलो कल लिख लेंगे फिर, हैं? ठीक है ना, कल एक बार और अच्छे से समझा देंगे और कल लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।